अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम हैदर। यार मार्केट में नई कंपनी आई है, तूने सुना है? उसका नाम है सुपर पिरामिड लवर्स .com .com। .org .pk। या बड़ी उन्होंने आसानी कर दी है यार। अच्छा, क्यों? बिकॉज पहले ये होता था कि इतनी ज़्यादा चॉइसेस थी मार्केट में, बहुत ज़्यादा पिरामिड स्कीम्स। आपकी टीएन्स, आपकी क्यूनेट्स, आपकी MSM मार्ट या whatever it's आई एम called. स्मार्ट। I am आई एम smart. स्मार्ट। I am smart. हाँ, And you are smart also. थैंक यू। तो आई एम स्मार्ट। टू मैनी चॉइसेस होती थी, तो इन्होंने बस इस तरह किया है सुपर पिरामिड लवर्स ने कि वो एक पैकेज बनाते हैं। आप एक ही दफ़ा में सारी पिरामिड स्कीम्स खरीद लो एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम। और साथ उसका उनकी ट्रेनिंग्स भी ले लो। बंडल होता है पूरा, उनकी ट्रेनिंग्स भी ले सकते हो। ट्रेनिंग्स भी लें, और आपके लिए 2 साल की आसान किस्तों के अंदर उन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया सब कुछ। अब बुकिंग सिर्फ 6 लाख। और सिर्फ 6 लाख की बुकिंग और मंथली इंस्टॉलमेंट ईजी। कोई हिडन चार्जेस नहीं। नो हिडन चार्जेस सर, नो एडिशनल डेवलपमेंट चार्ज। कुछ भी नहीं। बेहतरीन है और गारंटीड रिटर्न है जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं। तो गाइस, जितने आप लोग देख रहे हैं, हमारे नीचे लिंक होगा, उसको क्लिक करना और ज़रूर फंड कर सकते हैं आप। और इसको भी आप ख़रीद सकते हैं, यानी इसको भी खरीद सकते हैं। जो बंदा इंस्टॉलमेंट दे रहा है ना, अगर 5 बंदे इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो हमने उनको भी ग्रुप कर दिया है आपस में। अब हम बंदे ही बेच देंगे जी, तो यानी उन ये 5 की आप ग्रुप खरीद सकते हैं 5 बंदे का पैकेट सिर्फ 6 लाख में। 6 लाख में। जहाँ तक मामलात पहुँच के ना, माशरे में कोई बड़ी बात नहीं। अनकरीब ऐसा फ्रॉड भी है जो क्या सब कुछ फ्री है, फ्री। यस, सिर्फ ये 500 रुपये का फॉर्म खरीद लें हमारा। ऐसा ही है यार। व्हाट डू यू थिंक के एक चीज़ जो बहुत कॉमन, यानी कि मैंने देखी थी उस कमेंट सेक्शन के अंदर जब हमने वीडियो लगाई थी, वो उसके यार लोग लालची हो गए हैं असल में। बार बार एक सेंटिमेंट एको हो रही थी। यू थिंक माशरा वाकई लालची हो गया, या यू थिंक हमेशा से लालच थी बट बस अब एवेन्यूज़ बहुत आ गई हैं? आई थिंक एक्सपेंस ज़्यादा हो गया। अब अगर तू एक एवरेज लाइफस्टाइल, लाहौर शहर, हम अर्बन सेंटर की बात करते हैं, मियाँ बीवी 2 बच्चे छोटे, जो एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, उसको देखें तो अगर उन्होंने अपने बच्चों को एक मिडिल क्लास तालीम देनी है, एक छोटी गाड़ी रखनी है, एक किराए की जगह पे रहना है, उसका बिजली पानी हर चीज़ करनी है, खाना पीना और मेडिकल एक्सपेंसेस तंगी तुरसी मिला के उनको महीने का 1.5 लाख रुपया चाहिए। और ये बहुत, आप समझें, लोअर मिडिल क्लास टाइप लिविंग होगी। आपकी जो जॉब मार्केट है वो श्रिंक कर रही है, आपकी अपॉर्चुनिटी फॉर सेविंग कम हुई जा रही है, तो एट सम पॉइंट आपको छक्का चाहिए, राइट? अगर आप याद करो, रियल एस्टेट में हम सेल्स करते थे तो कई महीने होते थे जो फाकों में गुजरे थे कि तनख्वाह थी, तनख्वाह से पेट्रोल ही पूरा होता था। लेकिन पता था यार 6 महीने डील होगी तो 6 महीने ओके हो जाएंगे, तो हम एक ड्रीम पे ज़िंदा रह रहे होते थे। अब एक सेकंड हम अपना दफ्तर लेते हैं, ठीक है, हमारे आतिफ भाई हैं। आतिफ भाई की सैलरी है 35,000। आतिफ भाई का ग्रोथ तो नहीं है, मगर वो हमें चाय देते हैं, खान देते हैं, हर चीज़ करते हैं। उनकी सैलरी आज से 10 साल बाद कितनी हो जाएगी अगर हम 10 साल तक चलते हैं? 75,000, 80,000, 90,000। लेकिन उनका लिविंग स्टैंडर्ड यही रहेगा, शायद डिक्रीज कर जाए जिस तरह इन्फ्लेशन हो रही है। आतिफ भाई को क्या चीज़ ज़िंदा रख रही है कि वो रोज़ सुबह उठते हैं, यहाँ पे आते हैं, अनथक मेहनत करते हैं, रात को घर जाते हैं, मंडे टू सैटरडे। वो 35,000 मोटिवेशन नहीं हो सकती। आतिफ भाई को इस दफ्तर में ये मोटिवेशन है कि यार कोई तंगी तुरसी होगी तो तार साहब उधार दे देंगे, अगर मैंने बच्चों की शादी करनी है तार साहब उधार दे देंगे। अब कितने दफातर में ये मैकेनिज़्म है। आप किसी भी MNC के लिए काम करें, स्कूल के लिए काम करें, चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करती। आप किराने की दुकान में काम करें, रेस्टोरेंट में वेटर हैं, ये चीज़ें आपके लिए नहीं एग्जिस्ट करती। तो अगर आतिफ को वो अश्योरिटी ना हो कि रेनी डे के ऊपर मुझे पैसे मिल सकते हैं, तो फिर आतिफ भी फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स बेचेगा। आतिफ भी क्यूनेट की स्कीम में आ सकता है, टाइम्स में आ सकता है कि भाई मैंने अपने लिए कोई सेफ्टी नेट बनाना है। सरकार जो होती है उसका काम होता है ये सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना। आतिफ 35,000 में खुश हो अगर सरकार बिजली मुनासिब रेट पे दे, अगर सरकार तेल मुनासिब रेट पे दे, अगर सरकार हेल्थ केयर मुनासिब रेट पे दे।
अगर सरकार स्कूलिंग मुनासिब रेट पे दे तो आतिफ 35,000 में भी खुश हो जाएगा। जो हम कहते हैं ना नौकरी पेशा, तो दुनिया में मेजॉरिटी नौकरी पेशा है, सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी। अमेरिका में, पूरे यूरोप में, चाइना में, इंडिया में, पाकिस्तान में, हर मुल्क के अंदर डिपेंडिंग अपॉन गवर्नमेंट फैसिलिटी क्या दे रही है उनका हैप्पीनेस लेवल ऑपरेट कर रहा होता है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। आतिफ अपनी जो आंखों का चेकअप कराता है प्राइवेट अस्पताल से कराता है, पीछे से उसने बच्चे का ऑपरेशन कराया था प्राइवेट अस्पताल से कराया था, चेकअप प्राइवेट अस्पताल से कराया था। अब ऑब्वियसली आतिफ 35,000 सैलरी मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक। फिर होता क्या है कि आतिफ को जब उधार मिलता है तो तार साहब के पास 2 ऑप्शन है, उधार माफ़ कर दें या आतिफ रिटर्न करे। तो आतिफ परपेचुइटी में फंस गया। जो ये बात करती है सरकार और बहुत सारे लोग सही बात करते हैं कि जी बॉन्डेड लेबर एग्जिस्ट करता है, उसकी वजह है उस लेबरर के पास ऑप्शन नहीं है कर्जा लेने के अलावा। सरकार तो देगी नहीं, कॉम्पनसेट करेगी नहीं, उसको लेना है। अगर आप कहें कि लोग लालची हैं तो वो गलत है, लोग मजबूर हैं। मिसाल के तौर पे हम क्यूनेट की एग्जांपल लेते हैं, जो वो आंटी थी जिनके 2 बच्चे थे, वो नौकरी करती थी, मियाँ बिजनेस करते थे, कुल मिला के महीने का 4-4.5 लाख रुपया कमाते थे। बच्चों को आला तालीम दे रहे हैं, गाड़ी पेट्रोल खाना पीना ये वो कर रहे हैं, शायद महीने का 50,000 रुपया बचाते हैं। साल का ये बन गया कितना, 6 लाख रुपये। 6 लाख को 10 साल से ज़्यादा तो 60 लाख रुपये बनते हैं। आज से 10 साल बाद जब वो अपने बच्चे की शादी करेंगे तो एक बच्चे की शादी के लिए 60 लाख रुपया तो लगेगा, ठीक है। और वल्लाह आलम कितने पैसे ये सेव होते हैं, कोई इमरजेंसी बीच में ना आ जाए। तो जब वो सोचते हैं कि हमारी औलाद 20 साल की होगी, 22 की होगी, यूनिवर्सिटी जाएगी, शादी करेगी, पैसे कहाँ से आएंगे? इसकी वहाँ पे ये लोग फिर इन चीज़ों में जाते हैं। आई अंडरस्टैंड। इसी की अगर लाइक हम थोड़ी दूसरी साइड एक्सप्लोर करें कि तूने एक ऑफिस में एक बंदे का जिस तरह मिसाल के तौर पे हवाला दिया, ऑफिस में एक और बंदा है जिसका नाम मैं नहीं लेता, ठीक है, जो जिसकी गांव में ज़मीन है अच्छी खासी, उसके पास जानवर हैं वहाँ पे, उसके पास बथेरी जगह है, घर है उसका, उसकी फैमिली वहाँ रहती है। वो उसको छोड़ के आता है लाहौर, इस ऑफिस में काम करता है, एक नॉमिनल सी सैलरी है उसकी, एक छोटा सा पोर्शन है जहाँ पे वो रहता है। यहाँ पे आए दिन जब ज़्यादा स्मॉग वगैरह होती है तो मैं देखता हूँ कि उसकी तबीयत बड़ी ख़राब हुई होती है, यानी कि उसे नज़ला ज़ुकाम ये सब कुछ हुआ होता है। तो ऑन सम लेवल एक बड़ी आइडियल ज़िंदगी छोड़ के वो इधर आता है इस चक्की में अपने आप को पिसवाने के लिए, विदाउट एनी क्लियर गोल इन माइंड, अपार्ट फ्रॉम एक वेग आइडिया कि मैं कुछ बड़ा कर लूँगा इधर आके। और इवन जिस तरह क्यूनेट वालों की बात की हमने, तो क्यूनेट वाले जो हैं वो कोई आई डोंट थिंक मजबूर लोग थे उस तरीके से, सारे पढ़े लिखे जिन्होंने सेल की थी, नहीं सेल जिन्होंने ख़रीदा था, वो अच्छे खासे बैकग्राउंड से, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इस टाइप के प्रोफेशन से लोग आ रहे थे। तो इवन जो शादी का हवाला जैसे तूने दिया है, देखा जाए तो ये इट्स नॉट एक नीड तो नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते। शादी के बगैर शादी 60 लाख की शादी नहीं हो रही, इसका मतलब है लोग शादी के बगैर ही रहे। सलमान समझाओ इसको कुछ, शादी पर गया। आप सब दुआ करें शायद की शादी के लिए इंशाल्लाह। ये असल में यही है कि मैं चाहता हूँ किसी की शादी ना नहीं, आई मेंट कि 60 लाख की शादी इज़ एब्सर्ड अमाउंट। नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। हम दोनों मिसाल देते हैं। पहली मिसाल नहीं मुझे पता है किसकी बात कर रहे हैं। जब वो बंदा यहाँ आया था ना उसकी ज़मीन थी ना गाँव में जानवर थे, तो उसने यहाँ पे रह के सेल्स का काम करके गाँव की ज़मीन भी बनाई, जानवर भी बनाए, ठीक। अब वो गाँव वापस जा सकता है। उसको तकरीबन आप समझ लो यहाँ पे 10-1 साल हुए हैं, और वो एक यूनिक जॉब में था, एक यूनिक टाइम में था, एक यूनिक सेठ के साथ था, एक बुल रन के टाइम। या सेठ भी यूनिक था, जैसे कि सेठ एडवांस में पैसे दे रहा था कि आप 10 लाख ले जाएं, खर्चे बाड़े कर लें, 2-3 साल 4 साल में कटवा लें। इस तरह मामला चल रहा है। ये रूल तो नहीं हो सकता। फिर आपने बात की कि 60 लाख की शादी क्यों, मैं बताता हूँ। 60 लाख की शादी आज से 10 साल बाद 60 लाख की शादी का आज का रेट है 10 लाख, ठीक है।
अब 10 लाख रुपए में एक बच्चा जो इंजीनियर बना है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से किया है, तो वो किसी पढ़े लिखे ख़ानदान में शादी करेगा, पूरे मुआशरे की एक्सपेक्टेशन होगी, 500 बंदे को शादी में बुलाएगा, उस शादी में बुला के वो खर्चा करेगा। शादी आपकी ऑन एवरेज एक ही दफ़ा ज़िंदगी में होनी है। आप कह रहे हैं हमारी सरकार इतनी बुरी है, इतनी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती कि आपने ज़िंदगी में जो एक शादी करनी है उस पर अगर आप 10 लाख लगाएं तो फिर हम सवाल करेंगे ये आपकी नीड नहीं थी, ये वांट थी। नहीं, ये नीड है। उसकी बुनियादी वजह है कि आपने अपने मुआशरे के असूलों पर रहना है। मुआशरे का असूल ये कहता है कि जब आप शादी करते हैं अपने बराबरी की तालीमी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, तो आप उस चीज़ को उस तरह ट्रीट करते हैं। हम शादी को भी साइड पे कर देते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपकी तनख्वाह 3 लाख, आपकी बेगम इंशाल्लाह जो होगी वो भी ड्यूल इनकम है, उसकी भी तनख्वाह 3 लाख, 6 लाख होगी। आप मुझे बताएं कि आप लाहौर शहर में कितने मंथली एक्सपेंस पे रहेंगे? बताएं। शहर के अंदर जी, मकान आपका नहीं है, रेंट है। रेंट है, आप खरीद लें। खरीदने का ऑप्शन तो है नहीं आपके पास, रेंट है। आई वुड से अपना करंट लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए तकरीबन कोई 2-2.5 लाख का खर्चा होगा। ठीक है, 2.5 लाख रुपया खर्चा एक न्यूली वेड कपल का हो गया। इसका मतलब है कि वो महीने का 3.5 लाख सेव कर रहे हैं और कोई खर्चा नहीं कर रहे। ठीक है, अब उनका बच्चा हो जाता है, बच्चे को वो जो स्कूल भेजते हैं उसका वो आउटकम डिटरमिन करेगा। वो कहते हैं कि जी बच्चे को बेस्ट पॉसिबल आउटकम देने के लिए हम उसको भेजेंगे ये टॉप के स्कूल्स में। उसकी मंथली फीस क्या है? 1.25 लाख रुपए। ठीक है, 1.25 लाख रुपए महीने की। बीकन हाउस TNS ऑल टोल्ड 80,000 रुपये चार्ज करता है। ठीक, मैं अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा हूँ, मुझे पता है मेरा बच्चा बीकन हाउस TNS तो नहीं जाता क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ। ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ थोड़ी डिफरेंट थी, पर लेट्स अज्यूम कि मैं एक रियल एस्टेट का बंदा नहीं हूँ, मेरे पास बैकअप मनी नहीं है, मैं अपने बच्चे को दुनियावी तौर पे अच्छी तालीम और अपॉर्चुनिटी दें तो मैं उसको भेजूंगा। यू थिंक जस्ट ऑन अ साइड नोट कि जस्टिफाइड है ये फीस? बिल्कुल, प्राइवेट बिजनेस है, वो 10 लाख महीना ले। सरकार का ये काम नहीं है। हम हमेशा उल्टी गंगा बहाते हैं, कारोबारी जो मर्जी करे भाई। ये टेबल है, हमने ख़रीदा है 80,000 रुपये का लिए, लेट से अगर यही टेबल वो हमें दिखाता 5 लाख में, हमारी चॉइस थी लेना या लेना। हाँ, ठीक, बिल्कुल। तालीम के अंदर सरकार को सर्विस प्रोवाइड करनी है, प्राइवेट इदारे को डिक्टेट तो नहीं करना। बेशक, मेरा मगर कहने का मकसद है कि कोई पॉइंट डिमिनिशिंग रिटर्न का भी होता है ना, यानी कि समझता एक 5 लाख की टेबल और एक 10 लाख की टेबल, एक हद होगी ना कि एक पॉइंट के बाद आप कहोगे कि हाँ यार मैं 5 लाख ऊपर देने के लिए रेडी हूँ इस टेबल के लिए, क्योंकि ये इतनी शानदार टेबल है। टेबल की क्वालिटी की वजह से आप 10 लाख नहीं देते। पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है, इसलिए आप पैसे खर्च करते हो। आप बच्चे को एचएन कॉलेज इसलिए नहीं भेजते कि वहाँ तालीम सबसे अच्छी है, क्योंकि जो सारे बच्चे वहाँ गए होते हैं वो रईसों की औलाद होते हैं और उनके साथ आपकी एसोसिएशन ताल्लुक बनता है, पैसा पैसे को खींचता है। इसीलिए आप 10 लाख रुपए की शादी करते हो, राइट। इसीलिए आप साल की हॉलीडे करते हो। ये सब एक नादानिस्ता कारोबारी मूव होती है। ये 80,000 के बजाय 8 लाख का टेबल लेते हो अपना स्टेटस पावर दिखाने के लिए, बिकॉज अमीर लोगों ने ऑपोजिट साइड में बैठना होता है। हम तो दोनों छपड़ी हैं, हम बैठे हुए, तो हमें तो आप 1,000 रुपये का भी टेबल ना भी हो, हम ऐसे ही बैठ जाएंगे, हम ज़मीन पे चौंकड़ी मार के बैठने के लिए तैयार, तो हम अपना काम करेंगे। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होंगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। लिहाजा जो ओरिजिनल बात थी कि आप 10 लाख की शादी की बात कर लें, आप मंथली एक्सपेंस की बात कर लें, आप बच्चे को बेस्ट अपॉर्चुनिटी देने की बात कर लें, हर चीज़ लिंक होगी बेहतर पैसे से। और ये फेलिंग है सरकार की। ये सरकार एजुकेशन नहीं दे सकी, सरकार हेल्थ केयर नहीं दे सकी,
सरकार मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकी। लंदन में हमारा भाई वकील है, वो उसकी बेगम दोनों गाड़ी नहीं लेते, 5 साल हो गए। सरकार ने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया, ठीक है, वो वहाँ रहते हैं, उसको यूज़ करते हैं, ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारी फेलिंग्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए पाकिस्तान की आवाम ने और कई डेवलपिंग कंट्रीज़ की आवाम ने पैसा एज अ डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल किया। अब थ्रू आउट 80s 90s आपने वो डिफेंस मैकेनिज्म देखा, और फिर आपने देखा डिफरेंस इन लाइफस्टाइल कि जो पैसे को इस्तेमाल कर रहे थे एज अ डिफेंस मैकेनिज्म सरकार की फेलिंग्स के लिए, उनकी ज़िंदगियाँ कितनी बेहतर हैं, और जो पैसे नहीं थे जिनके पास, उनकी ज़िंदगियाँ कितनी मुश्किल और बुरी हैं। लोड शेडिंग होती है, एक हार्श रियलिटी है, एक अमीर बंदे को नहीं पता होती है, उसका जनरेटर हो जाता है, सोलर लगा होता है, अल्लाह खैर सल्ला। पानी की शॉर्टेज होती है, एक अमीर बंदे को नहीं पता होती है, उसने बोर कराया होता है, प्रेशर पंप लगाया होता है, उसका 24 घंटे पानी है। गैस की शॉर्टेज होती है, अमीर बंदे को नहीं पता होती है, क्यों? उसके घर सिलेंडर लगा होता है। तो हर फैसेट ऑफ लाइफ में आपने कहा है कि ज़्यादा पैसे मीन्स बेटर लाइफ। कुछ सिचुएशंस में लिटरली डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ है। पानी, पंजाब के कितने गांव देहात हैं जहां पानी कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है फ़िल्टर लगाने के लिए, उनके पास पैसे नहीं है पानी की और सोर्स ढूंढने के लिए। तो ज़िंदगी मौत का आपने फ़र्क कर दिया। तो अगर आपने मुआशरे के अंदर लोगों को इंसेंटिवाइज़ करना है ग्रो करने के लिए, और सरकार ने रिक्विजिट फैसिलिटीज़ नहीं बनाई हुई, तो फिर लोग अपनी अकल के मुताबिक फार्मूले ईजाद करेंगे। ये लालच नहीं है। हाँ, मेरे पास 2 लैंड क्रूज़र हैं और मैं फिर भी लोगों को चूना लगा रहा हूँ, ये लालच हो सकती है। लेकिन ये जो क्यूनेट वाले बच्चे थे, बच्चियाँ थीं, टाइम्स वाले बच्चे थे, कई और स्कैम्स वाले हैं, ये लालच नहीं कर रहे होते। और मैं को सच्ची बात बताऊँ, किसी के पास 2 लैंड क्रूज़र हो ना, उसका पैसा स्कैम में डूबता नहीं है, उसको पैसा मिल जाता है। क्यों? वो 2 लैंड क्रूज़र है, वो किसी को जानता है। क्यूनेट वालों ने किन के पैसे रिटर्न किए? ताकतवर लोगों के। टाइम्स वाले किन के पैसे वापस करते हैं? ताकतवर लोगों के। तो ये पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है पाकिस्तान का, ये सेटअप इस तरह है कि अमीर और ताकतवर के लिए विन विन है। आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है डंडे के ज़ोर पे, और रिटर्न भी डंडे के ज़ोर पे मिल जाता है। लेकिन जो पूरा मेजॉरिटी है, आप कह लो तकरीबन 70-75% लोग जो आपके पॉवर्टी में लोअर मिडिल और अपर मिडिल में हैं, उन लोगों के पास कोई आसरा नहीं है। ना कोर्ट का आसरा है, ना उनके पास सियासतदानों का आसरा है, ना उनके पास कोई छोटे लेवल पे सोशल कमिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन जिन पे वो आसरा कर सकते हैं, ना मीडिया चैनल उनका आसरा है। तो भाई वो अपना दिफा खुद ही कर सकते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। वहाँ पे आके जो प्रेडिटरी सेल्स एजेंट होते हैं, वो आपको चूना लगाते हैं। अब ये जो क्यूनेट है, इसके फ्रॉड का हुजम क्या होगा? अरब, 2 अरब, 4 अरब, 5 अरब, 10 अरब। इतना पैसा तो एक महीने में लाहौर में फ्रॉड होता है रियल एस्टेट में। ऐसा ही है। ठीक है, तो स्केल की बात है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो ग्राहक आपके पास सेल्स में आता है, वो आपको माई बाप समझता है, क्योंकि आप ही वो ज़रिया हो जिसके तहत उसकी ज़िंदगी की जितने जायज़ ख्वाहिशात हैं, और कहीं तो नाजायज़ ख्वाहिशात भी होते हैं, वो पूरे होने हैं। ये फीलिंग लोगों की सरकार की तरफ होनी चाहिए। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप अनइलेक्टेड लोगों को दे देते हैं, तो फिर वो वही करेंगे जो उनकी अकल में दाखिल होगा। अगर आप किसी भी स्कैम का कंक्लूजन पूछें पाकिस्तान में, तो क्या होता है? ये बेस्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ। वो बंदे उठाए जाते हैं, नैब उन पर इंक्वायरी करती है, वो प्ली बार्गेन करते हैं, अब अगले 4 सालों में पैसे वापस कर देते हैं जितने उन्होंने लिए थे। ये बेस्ट केस सिनेरियो है। इस बेस्ट केस सिनेरियो में जो इन्फ्लेशन की वजह से नुकसान होता है आपके पैसे को, वो आप सारी उम्र पूरा नहीं कर सकते। सन 2025 में जिसका 10 लाख रुपए का स्कैम होता है, जो सन 2030 में उसको 10 लाख वापस मिलते हैं, तो उसकी वैल्यू शायद आधी रह चुकी होती है। ऐसे तो बेसिकली इसी तरह कि आप एक घर से किसी ने 5 लाख की 8 डकैती की है, ठीक। इसीलिए हमारी सरकार को इन चीज़ों के ख़िलाफ़ एक्टिवली काम करना चाहिए। उनको सर चढ़ के इन लोगों पे एट इंसेप्शन क्रैकडाउन करना चाहिए। एक कंपनी मैं देख रहा था, मीट की कंपनी है, वो कई इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल कर रही है, ये
उमर भट्ट वगैरह भी उनके इश्तिहार वगैरह में आए हैं। गोश्त यानी कि बेच मीट, हाँ, गोश्त। Okay. और उसके अंदर वो रेंट सीकिंग कर रहे हैं। रेंट सीकिंग कैसे कर रहे हैं? थैंक यू। Bro, और डिस्कस्टिंग लुकिंग कप्स नहीं बुला सकते। हाँ, रेंट सीकिंग कर रहे हैं। इसके अंदर वो जो आप पैसे देते हैं उसके ऊपर आपको रिटर्न देते हैं। यानी आप 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको महीने का 25-50,000 70,000 जितना भी रिटर्न रेशियो रखा है वो है। अब ऑब्वियसली ये स्कैम है। ऐसी कोई चीज़ दुनिया में कभी ऑपरेट करती ही नहीं है, ठीक है। अब आज से 2 साल बाद हम ही इस पे स्टोरी बना रहे होंगे कि जनाब ये कितना बड़ा फ्रॉड हो गया, घोटाला हो गया, अदारे कहाँ हैं। अब जब उमर भट्ट उसके इश्तिहार में आ रहा है, हर चीज़ हो रही है, सरकार कहाँ है? तू उस सेलिब्रिटी को कितना इस केस में वो ठहराता है रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए, या यू थिंक ये सरकार पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट करती है? देखो, सरकार ने असूल ये बनाया कि जो बिलबोर्ड का मालिक है, अगर वो इलीगल प्रोजेक्ट का इश्तिहार लगाएगा तो हम उसको भी जुर्माना करेंगे। तो सरकार ने असूल तय कर दिया, जो तशहीर करेगा वो भी गया। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ इनको प्रोसिक्यूट करें, इनको इब्रत का मिसाल बनाएं। एक बेटिंग कंपनी ने PSL की टीम स्पॉन्सर कर दी, आपके सामने हुआ। मथीरा इस वक्त एक बेटिंग ऐप प्रमोट कर रही है। तो जब तक आप इन लोगों को चुनेंगे नहीं, हमने इस पॉडकास्ट पे असूल बनाया कि पॉलिटिकल पार्टी और सरकार से पैसा नहीं लेना, बना लिया, जिसकी वजह से वो पुठे भी हो जाए, हम नहीं लेते। और कोई उसको गुस्सा नहीं करेगा, भाई नहीं चाहिए पैसे, वैसे आ जाओ, ठीक है। तो अगर सरकार ने कानून बना दिया है कि प्रोडक्ट लीगल होना चाहिए, तब आप उसके एडवर्टाइज कर सकते हैं, तो शामिल हो सकते हैं। तो आप हो रहे हैं, तो ये आपका फेलिंग है, आपकी PR टीम की फेलिंग है। और 5 मिनट लगते हैं रिसर्च, 5 मिनट्स। कंपनी सर्च की, SCCP की वेबसाइट चेक की, SCCP ने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, और कल को कंपनी फ्रॉड भी करती है तो आप बरीउज़ुमा हैं। SCCP की डिस्क्रिप्शन में चीज़ आ गई। लेकिन ना इन सेलिब्रिटीज़ पे क्रैकडाउन होता है, ना ही उन कंपनीज पे क्रैकडाउन होता है। अभी एक हमारे पास तकरीबन आप समझे 120 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की स्टोरी है कि एक सोलर पैनल कंपनी ने फर्जी इनवॉइस शीट्स बना के, ओवर इन्वॉइसिंग करके सन 2017 से लेके सन 2022 तक 69 अरब रुपीज़ चाइना और 8 और मुल्कों में भेजा है। 2 भाई थे, पेशावर से ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है। अब वो 69 अरब रुपीज़ मुल्क की इकॉनमी में से गया, उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। वो पैसा यहाँ री इन्वेस्ट नहीं होगा। 2025 की फरवरी में जाके अदारों को ख्याल है कुछ हो रहा है। ऐसे तो नहीं होता ना यार। मैं सुबह आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया कैश डलवाता हूँ, आपको हफ्ते बाद FBI का नोटिस आ जाएगा कहाँ से आया है। आपकी फॉरेन इंक्वायरी खुलेगी, विद इन मंथ्स मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा कहाँ से आया, या तो मैं सामने आऊँगा या आपकी और वजह बताएं करोड़ रुपया कहाँ से आया। तो यहाँ पे अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है, FBR को पता ही नहीं, SCCP को पता ही नहीं, KP की सरकार को पता ही नहीं, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता ही नहीं। पैसा जाई जा रहा है। ये जो इमरान खान साहब वाला केस है 140 मिलियन पाउंड का, ये पैसा लॉन्डर हुआ था ना यहाँ से। तो हुआ ना लॉन्डर, किसी को पता ही नहीं। वो तो ब्रिटिश ने पकड़ा, उन्होंने बताया कि जनाब ये पैसा हमने पकड़ा है, तो यहाँ तो सब गुप्त बैठे हुए थे। अब 140 मिलियन पाउंड लॉन्डर हुआ है, 140 रुपये नहीं हुए। सलमान के बटवे में से 1000 रुपया गायब हो जाए तो उसने पूरा दफ्तर सर पे उठा लेंगे, 1000 रुपया कहाँ है, क्योंकि वो ओनरशिप फील करता है अपने पैसे की। यहाँ पे सब चर्च भी के सोए में, किसी को परवाह ही नहीं है। मेजॉरिटी में से हम ये देखते हैं कि 3-4 साल बाद ये चीज़ें तभी वाज़ेह होती हैं जब जो लोग ताकतवर उहदों पे होते हैं वो उन उहदों से उतरते हैं और उनके मुखालिफ पार्टी के जो लोग होते हैं वो आते हैं। जरदारी के सारे करप्शन स्कैंडल्स नवाज शरीफ के टाइम पे एक्सपोज हुए, नवाज शरीफ के करप्शन स्कैंडल्स इमरान खान के टाइम पे एक्सपोज हुए, और इमरान खान के करप्शन स्कैंडल्स अब PDM के टाइम पे हो रहे हैं एक्सपोज। ये लोग एक दूसरे को एक्सपोज नहीं करते, ये एक दूसरे के खिलाफ चीज़ें बनाते हैं इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, ताकि एक दूसरे को कंट्रोल कर सकें पॉलिटिकली। तू मेरे खिलाफ ज़्यादा एहतजाज करे, इधर 2 केस टाइट कर दो। रिकवरी ऑफ मनी से किसी को शौक नहीं होता। खान साहब आए थे कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे, कितना पैसा रिकवर किया बता दें, PTI को बंदा बता दे कि जनाब हमने 200 अरब 300 अरब 400 अरब रिकवर कर लिया, पता नहीं। चले, नैब की हिस्ट्री का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल
KPK की गवर्नमेंट का है, जो उनकी बस सर्विस थी। आप कह रही नैब झूठी कज़ाब, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। मैं तो इस वक्त किसी की बात डाउट ही नहीं करता, पीका बहुत सख्त है, हम आपकी बात मान लेते हैं। आप ये बता दें कि अपने दौरे हुकूमत में आपने क्या रिकवरीज की। ये ख्वाहिश नहीं रखते, क्यों? मुल्क के लोगों के पैसे को, लोगों को ये बराबर नहीं समझते। जब मुझे तकलीफ़ होगी कि एक रेडी वाला जो है सर्दी में, गर्मी में कैसे ऑपरेट कर रहा है, मैं उसके लिए फ़ील करूँगा, तो मैं उसकी इकॉनमी का, उसकी बेहतरी का सोचूंगा। जब वो एक रेडी वाला है और मेरे दिमाग में वो सारी उम्र रेडी वाला रहेगा, इस तरह ही है। इसी छोटी सी मिसाल देता हूँ। नून लीग के अंदर शरीफ ख़ानदान के अलावा कोई बड़े ओहदे पे नहीं आ सकता। ऐसे ही PV के अंदर ज़रदारी ख़ानदान, भुट्टो ख़ानदान। आपने अस्यूम कर लिया कि ये लोग बेहतर ऑप्शन है, तो ये दो पाकिस्तान की जमातें हैं। क्या PTI के अंदर इमरान खान साहब के अलावा जब तक वो हयात हैं कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? नहीं। इसीलिए हम बेसिकली कुछ लोगों को अपने से बेहतर व्यू भी करते हैं। किसी से आप बात करेंगे, यार आप अब्दुल सत्तार ईदी बन सकते हैं, कहते नहीं मैं नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकते? अब्दुल सत्तार ईदी साहब में ऐसी क्या क्वालिटी थी जो मिमिकेबल नहीं है? देखो ना, आप कहें कि मैंने कल लेब्रॉन जेम्स बनना है, ठीक है, कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस हैं। लेब्रॉन जेम्स बड़ा तूने स्पेसिफिक एग्जांपल दिया है बास्केटबॉल का। मैं इसलिए दी है कि जेनेटिक डिफरेंस समझाने के लिए, यार एक बंदा पता नहीं 6 फुट कितने इंच का है, ठीक है, उसकी जिसामत ऐसी है, तो हैदर और मैं शायद नहीं कभी दोबारा उस्ताद बन सकते, लेकिन 33 साल की उम्र में मैं अब्दुल सत्तार ईदी बन सकता हूँ। हाँ सही है, मैं वो काम कर सकता हूँ। तो हर क्वालिटी जिनकी में होती है मिमिकेबल होती है, तो करें। हम वो नहीं करते क्योंकि ज़्यादा आसान होता है किसी को अपने से बेहतर समझ के सारी जिम्मेदारी उसे कंधों पर डाल देना। और यही हम सियासतदानों के साथ करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट के साथ करते हैं, यही हम फाइनेंशियल डिसीजंस में करते हैं। अक्सर चूना लगाता है जानने वाला, ठीक है, क्यूनेट के केस में भी, बाकी चीज़ों के केस में भी जानने वाला कहानी पेश करता है कि ये बहुत अच्छा आप कर लें। हम कहते हैं जानने वाला कह रहा है सही होगा। क्यों होगा सही भाई? क्यों होगा सही? वो तेरा जानने वाला है, तेरी मईशत बुरी, उसकी मईशत बुरी, तेरा बैकग्राउंड बुरा, उसका बैकग्राउंड बुरा, तो वो कैसे तेरे से बेहतर जान लेगा? क्योंकि हम अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करना चाहते। जब आप अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं उस पर ज़ोर पड़ता है। जब उस पर ज़ोर पड़ता है तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ से हम भागते हैं। अब आप छोटी सी मिसाल ले लें। 1.5 साल लगा उलेमा को ये डिसाइड करने में कि जिहाद फ़र्ज़ हो गया, जो शायद 5वीं क्लास के बच्चे को 8वें अक्टूबर भी समझ आया जी जिहाद फ़र्ज़ हो गया। 1.5 साल बाद फतवा देते हैं जिहाद फ़र्ज़ हो गया और आप बॉयकॉट करें। और अगर इसराइल रैंप अप ना करता फ़लस्तीन पे हमले जो उन्होंने रिसेंटली किए हैं ट्रंप के बाद, तो वो ये भी ना बात करते। अब उस प्रोसेस के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक बंदा शहीद हो गया KFC में, उसको कत्ल कर दिया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। अब इसके ऊपर बहस और चर्चा होगी कि देखा क्या हो गया। नहीं मेरे भाई, क्योंकि आपने लोगों को गरीब दबा के रखा हुआ है। जब वो कोई डेमोक्रेटिक तरीका इस्तेमाल करते हैं वो फटते हैं। आप समझें कि एक बंदे को 10 साल से आप कुट रहे हैं, उसको फाइनली आपने छूट दी कि तू सड़क पे आके बता मुझे कितनी कुट पड़ी है। हो सकता है वो राह चलते किसी को चपेट भी मारते गुस्से में, परेशानी में। इसे घबराना नहीं है, लेकिन इसको पॉइंट बनाया जाएगा, इस पर बहस की जाएगी और फिर ज़ातियात पे बात उतर जाती है। तुम्हारे पास ये चीज़ है, तुमने फ़लाँ चीज़ की, तुम ये क्यों नहीं करते, तुम वो क्यों नहीं करते। भाई वो जो कर रहा है सो कर रहा है, आप बताएं आप क्या कर रहे हैं। हर बंदा अपना एहतसाब दे दे। तो हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो उठा के कुछ लोगों पे डाल दी जाती है। उलेमा ने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट और फ़ौज की। गवर्नमेंट कहेगी हमारे पास पैसे नहीं है, फ़ौज कहेगी हम तो हमेशा रजामंद थे, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं, टाइमलाइन भी कोई नहीं दी। उसी तरह जब हम वाइट कॉलर क्राइम की बात करते हैं या ऐसी किसी भी क्राइम की बात करते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं जन्म लेती, उसके पीछे पूरी हिस्ट्री होती है। जिन बच्चों ने क्यूनेट का फ्रॉड पाकिस्तान लेके आए, वो कहानी होगी। वो घर से चोर नहीं निकले थे, डिग्री लेके चोर नहीं बने थे। कुछ स्टोरी होगी, मुश्किल ज़िंदगी देखी होगी, पैसे वाले बंदे की ताकत देखी होगी, देखा होगा कि यार कितना फ़र्क होता है हमारे मिडिल क्लास में और एक अमीर बंदे में।
वहाँ से उनके अंदर जज्बात पैदा हुए होंगे, करप्ट लोग गवर्नमेंट में देखे होंगे, करप्ट लोग सड़कों पे देखे होंगे, उन्हें साहब यार तो माशरा ही ऐसा है, कर लेते हैं। इस वक्त जो आपका एवरेज बच्चा स्कूल या यूनिवर्सिटी जा रहा है, सिगरेट, ड्रग्स, सेक्स से वो कितना बचा हुआ है, और पोर्नोग्राफी भी डाल लें इसमें, कितना बचा हुआ है? मेरे ख्याल से कोई एक बच्चा होगा हज़ारों में, जिसे आप बहुत थोड़ी परसेंटेज होगी। तो जो रियलिटी है आज की, सिगरेट पीना नॉर्मल है, चर्च पीना नॉर्मलाइज हो गया है, सेक्स बिफोर मैरिज नॉर्मलाइज हो गया है, मास्टरबेशन तो फॉर श्योर नॉर्मल है, मास्टरबेशन में तो कोई सवाल जवाब है ही नहीं, ठीक। तो अगर आपने मुआशरा यहाँ खड़ा कर दिया है, तो ये लोग फाइनेंशियली इल्लीगल चीज़ें क्यों नहीं करेंगे? जो सारी बचपन आपने को बताया टैबू है, गलत है बेटा, हराम होता है, गुनाह होता है, और फाइनेंशियल क्राइम का तो बताया ही नहीं, और तो सर वो उसको गलत क्यों समझेंगे? जो क्यूनेट के बच्चों का रवैया था हमारे साथ, वो कन्विंस थे कि वो ठीक पे हैं। आप उनकी आंखों में देख सकते थे कि वो हर्ट थे हमारी वीडियो से, नॉट कि हमने उन्हें एक्सपोज किया है कि यार हम आपके फैंस थे, आपने ये कैसे कह दिया हमारा कारोबार गलत है, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो कर रहे होंगे, चोरी में भी मेहनत लगती है, नहीं मेहनत तो डेफिनेटली कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपके सामने है, नार्कोस देखा है आपने, जो वो ड्रग सप्लाई चेन बनती है, कितनी मेहनत का काम है। ऐसी है, वो सेल का काम कर रहे हैं बेसिकली बच्चे, एक सब्जेक्ट इट सो हैपेंस कि वो एक फ्रॉड बेच रहे हैं। अब वो इतनी मेहनत का काम है, तो उनको वो दुख था क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं कि पिरामिड क्या है, फर्जी प्रोडक्ट क्या होता है, हाँ, पैसे ले के आप लॉन्डर कहाँ कर रहे हैं, ये गलत क्यों होता है। आप एक छोटी सी बात बताएं, जितने आप एक कारोबारी हैं या सैलरी पर्सन है, कारोबारी अपने मेन कारोबार का, और सैलरी पर्सन जो एक्स्ट्रा पैसे कमाता है, वो डिक्लेयर क्यों नहीं करते? सैलरीड पर्सन भी नहीं करते, क्यों नहीं करते? आई थिंक गवर्नमेंट के लिए बहुत मिसट्रस्ट है, क्योंकि उनको अपने पैसों के एवज सर्विसेज नज़र नहीं आती। मेरा भाई तकरीबन शायद 30 या 40% या 50%, मैं एग्जैक्टली उसका टैक्स लैब नहीं श्योर, कटवाता है इंग्लैंड में, तनख्वाह लेते हैं ना, वहाँ वकील है, उसके एवज से ट्रांसपोर्टेशन मिल रही है, सड़कें मिल रही हैं, हेल्थ केयर मिल रही है। अब पाकिस्तान के अंदर एक आंख मचोली है, सरकार कहती है पैसे दो तो ये मिलेंगे, लोग कहते हैं तुम दोगे तो हम पैसे देंगे। सरकार झूठ बोलती है। जो कर्जा चढ़ा है इस मुल्क और कौम पे, वो सरकार ने चढ़ाया है, तो वो पैसा कहाँ है? अगर आप कह रहे हैं कि तकरीबन 250-300 बिलियन डॉलर थोड़ा पैसा है, तो हम उसका टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। मेजॉरिटी पैसा आपने पिछले 20 साल में उठाया है, तो 20 साल के अंदर आप बता दें उन पैसों के वो सर्विसेज जो आपने दी हैं, हम सब कैंपेन करेंगे जी टैक्स दो। जीएसटी तो आप देते हो, बच तो नहीं सकते उससे। पेट्रोल पे टैक्स देते हो, बच तो नहीं सकते उससे। बिजली पे देते हो, तो टैक्स तो आप दे रहे हो। आपकी मेजॉरिटी जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होती है वो इनडायरेक्ट मैकेनिज्म से हो रही है, डायरेक्ट तो थोड़ी होती है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सों का पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? क्योंकि सरकार इन चीज़ों का जवाब नहीं दे सकती, आपको चीज़ें नहीं दिखा सकती, आपको यकीन नहीं आता। ये है एक अर्बन सिटी की रियलिटी। अब यही चीज़ उठाएं, आप पिंड में चले जाएं, लेस डेवलप्ड एरियाज़ में, वहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की एजुकेशन नहीं है। उनके नज़दीक पैसे किस तरह बचाए जा सकते हैं। कमेटी खैर वो शहरों में भी होती है, जानवर ले लो, एकड़ ज़मीन ले लो, या फिर सोना ले लो। सोना ख़रीद के उसको रखोगे कहाँ, सेफ कहाँ करोगे, इशू बन जाता है। तो जानवर और ज़मीन, जब वो ज़मीन लेते हैं तो ज़मीन का मतलब है कि सरकार के साथ आपका रिश्ता और गहरा हो गया। उस पर पानी लगना है, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने आना है, बिजली का मीटर चाहिए, आपके मुतलका इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने आना है, उसके ऊपर आपने बीज लेना है, आड़त पे जाना है, आड़त से तलक बनाना है, फर्टिलाइज़र लेना है, किसी बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी से उधार पे माल लेना है। तो आप ज़मीन लेके तो उल्टा सर का दर्द पाल लेते हो। ज़मीन पे काश्तकारी करना उसी तरह है जिस तरह इंडस्ट्री चलाना है। 40-50 लोग हैं जो आपके पीछे होंगे। ऐसे ही चले आप जानवर ले लेते हैं। आपके पिंडों देहातों में जो चोरी का आलम हो चुका है, जो नॉन पुलिसिंग वहाँ पे हो रही है, उसको रखना सेफ सिक्योर नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे? उसके अंदर अगर आपको कोई आगे कहता है कि आप टाइम्स ज्वाइन कर लें, सरकारी नौकरी भी पक्की, कमीशन भी मिलेगी, और अगर और बंदे भर्ती करो तो और पैसे मिलेंगे, आगे तो दफ़ा करो यार, यहाँ ज्वाइन कर लो। तो आपने ना अपने शहर
फाइनेंशियली वायबल छोड़े हैं, ना आपने पिंड देहात फाइनेंशियली वायबल छोड़े हैं। हाँ, पिंडों में भी और शहर में भी कौन एंजॉय कर रहा है ज़िंदगी? सरमाएदार। ठीक। अब वो सरमाएदार ने पूरे सिस्टम को शेप किया है 70+ ईयर्स के ऊपर। आपके पहले जागीरदारों ने किया, किस तरह उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, एजुकेशनल रिफॉर्म्स को कर्टेल किया ताकि उनके एरियाज़ के अंदर उनकी पावर बनी रहे, कायम रहे। जब एज ऑफ एग्रीकल्चर ख़त्म हुई और एज ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट आई, उन्होंने कानून साजी उस तरह की, अवाम का नहीं, अपने ज़ात के मफाद के लिए। और बीच बीच में जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती रही तो उन्होंने कानून साजी अपने मुताबिक की। तो 3 बड़े इकोनॉमिक हल्लों में एक हल्ला आर्मी की तरफ गया, एक हल्ला जागीरदार की तरफ गया, एक हल्ला इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ गया। ना आप, ना मैं, ना सलमान, ना हम जागीरदार हैं, ना हम फौज में, ना हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो फिर हम पाकिस्तान के ग़ुलाम वाले हिस्से में आ गए। अब आप ग़ुलाम वाले हिस्से में आ गए हैं तो मेंटली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे भाई। हाँ, हमें अनोमलीज दिखाई जाती हैं कि जनाब इस बच्चे ने अरब रुपया कमा लिया, सराते मुस्तकीम पे रह गए। ये अनोमली है। हम पूरे पाकिस्तान के अरबपति इकट्ठे करते हैं, उसमें जब परसेंटेज निकालेंगे जिनके कारोबार सेंस बनाएंगे, अबव बोर्ड होंगे, 1 या 2 या शायद 5% हों, तो 95% आपका एक्सपोजर टू मनी, जिसने आपकी जहन साजी करनी है, कारोबार कैसे करना है, कौन सा करना है, वो सारा करप्ट मनी है। इसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल चॉइसेस क्या हैं? करप्ट बाय नेचर। राइट। इस वजह से पूरी की पूरी कौम की जहन साजी करनी पड़ेगी कि जो आपने शुरू में बात की कि लालची ना हो, कि जो आपकी नीड है और वांट है उसमें डिस्टिंक्शन है, उसमें लेने होंगे आपको कड़वे फैसले, जिसमें होगी बहुत सारी तकलीफ़। लेकिन वो ये तब लेगा जब सरकार का आसरा होगा कि हम एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा रहे हैं। डू यू थिंक कि ये चीज़ पहले नहीं आने की ज़रूरत कि जब तक आपकी जो वांट है वो आपकी नीड को ट्रम्प कर रही है, तो बहुत आपके लिए मुश्किल है कि आप खड़े हो सिस्टम के ख़िलाफ़। मतलब जहाँ आपको नज़र आ रहा है कि यार यहाँ पे मेरा कोई फ़ायदा हो सकता है या मैं अपना कोई 100 रुपये अब कमा लूँ, तो आप हमेशा वो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस लेना चाहोगे कि किसी तरीके से मैं भी इसके अंदर शामिल हो जाऊँ। जिस तरह क्यूनेट की हमने बात की तो काफ़ी लोगों ने ये फ़ैसला लिया, क्योंकि देखा जाए तो वो भी किसी पॉइंट पे विक्टिम ही थे। हाँ, बिफोर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ये सही है या हमें अपना ज़ाती फ़ायदा इसके अंदर नज़र आ रहा है। तो इज़ इट के पहले लोग ये फ़ैसला लेंगे कि यार हम अपनी नीड और वांट के बीच में डिस्टिंक्शन करेंगे, या इज़ इट के सरकार पहले कहेगी कि नहीं हम काम करके देंगे या हम किसी बेहतरी की तरफ लोगों को लेके जाना चाहते हैं? सबसे पहले सरकार जो है वो इलेक्शन के रिज़ल्ट का एहतराम करेगी। आपका बुखार है 100 डिग्री, आपने उसको लेके आना है नॉर्मल पे। 1 डिग्री है रिप्रेजेंटेशन। जब मुझे पता है कि मेरी चुनी हुई सरकार हुकूमत में है, कलेजे में ठंड पड़ता है, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स गवर्नमेंट बेहतर हो जाता है, जस्ट द वे यू परसीव गवर्नमेंट। दूसरा स्टेप ये है कि सरकार जो वसाइल उनके पास हैं उसमें डिलीवरी स्टार्ट करेगी। डू यू थिंक कि गवर्नमेंट केयर करती है अभी इन चीज़ों के बारे में? गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। ये एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है जब गवर्नमेंट ये कह सकती है कि हम परवाह नहीं करते, हम जबर करेंगे। एक वक्त के बाद करना पड़ता है। क्यों? आप मालिक तब तक हो जब तक गुलाम हैं। गुलाम चले गए तो आप मालिक किसी चीज़ के नहीं हो। गुलाम मजदूरी करते रहे, आपकी फैक्ट्री चलती रही, खेती चलती रही। गुलाम उठ के चले गए, फैक्ट्री बंद हुई, खेती भी बंद होगी। तो ये आपके जो मालकान हैं उनको समझ आ चुकी है बात कि भाई हमें कुछ देना पड़ेगा। मरियम नवाज़ तकरीबन हर महीने 2 से 3 नए प्रोजेक्ट अनाउंस कर रही है। पैसा कहाँ से आएगा कोई नहीं पता। IMF कह रहा है बजट बैलेंस करो, सब ने कर दिया, पंजाब ने नहीं किया। लेकिन वो ये क्यों कर रही है? वो ये इसलिए कर रही है कि उसको पता है कि जनाब हम दूध के धुले में हैं नहीं। करप्शन फ्री पाकिस्तान का नारा हम लगा सकते हैं नहीं, लेकिन हम डेवलपमेंट के ज़रिए या डिलीवरेबल्स के ज़रिए शायद इलेक्शन में वोटर बेस बढ़ा सकें। मेरी तो ज़ाती राय है कि ये नामुमकिन बात है उनके लिए, लेकिन अटैम्प्ट वो कर रहे हैं। तो जब तक आप आवाम को कुछ दोगे नहीं, आप उसे तवक्को नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह ये है
कि अवाम हमेशा रिसीविंग एंड पे हुई है बैड डील के। आप ऐसा समझो कि अवाम और सरकार दो मोहब्बत करने वाले हैं आपस में। ओके। सरकार दगा देती रही है, चीट करती रही है, अवाम माफ़ करती रही है, सरकार फिर चीट करती, अवाम फिर माफ़ करती है। अब अवाम उस लेवल पे पहुंच गया है कि सरकार जो मर्जी कहे अवाम नहीं मानती। वो कहते हैं अब जो चीज़ हमारे जाहिर होगी हम उसी को मानेंगे। यानी कि क्योंकि हमें नज़र आता है सूरज, हम मानते हैं कि सूरज है। अब सरकार और अवाम का ये रिश्ता हो गया। सरकार कोई प्रॉमिस करे, अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब सरकार वो कर लेती है, उस चीज़ को देख के जायज़ा करके अवाम कहते हैं यस या नो। और ये सरकार ने बीज खुद ही बोया है ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम। हाँ, सरकार को तकलीफ़ बड़ी ये है कि हमने कीनू का बाग लगाए तो इसमें से सेब कैसे निकल आए। उसकी वजह है आपने कीनू के बाग कभी लगाए नहीं थे। आपके प्रोक्योरमेंट अफसर को भेजा था, आपने कीनू के दाने लेने के लिए, वो ले आया सेब के, आपके कागज़ों में उसने कीनू लिख दिया, आपने बेफूज़ तरह लगा दिया और अब सेब को देख के आप हैरान होते हो। कोई तो ये भी डिस्क्राइब करता है कि ये मिरेकल है कि कीनू के बीज लगाए थे निकला है सेब। कोई मिरेकल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई मुआवजा नहीं होता, यहाँ पे कोई कैफियत नहीं है। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो एक प्लानिंग के तहत होता है कि कैसे पैसा लूटा जाए, कैसे जितना जूस निचोड़ सकते हो निचोड़ लिया जाए, वो चल रहा है। डू यू थिंक जो लोग पैसे ये निचोड़ रहे हैं, जो जूस निचोड़ रहे हैं, लाइक नवाज शरीफ को हम एक एग्जांपल लेते हैं, नॉट कि वो पैसे निचोड़ रहे हैं एनीथिंग, बट डू यू थिंक ये लोग खुश होते हैं? लाइक डू यू थिंक कि अभी सरकार जिस तरह जबरन आई हुई है, डू यू थिंक कि मरीम नवाज़ घर जाके इज़ कंटेंट या वो सेटिस्फेक्शन कोई फील करती है? या डू यू थिंक ये जो फ्रॉड कर रहे हैं बड़े बड़े पैमानों पे, ये जब घर जाते हैं और अपने पैसे इनके पास होते हैं, ये एक सेटिस्फेक्शन की ज़िंदगी डू यू थिंक लीड करते हैं? ये एक ऐसा झूठ है जो हम गरीब लोगों ने एक दूसरे को बता के तसल्ली दी है कि देखो दी शादी टुट गई, देखो बीमार हो गया, देखो उन्होंने डस वज गई, ए अल्लाह दी कहर पैगी, बस फारग ने होना। ये एक झूठी तसल्ली है। ये लोग खुश भी होते हैं, खाते भी हैं, शादियां भी करते हैं, ज़िंदगी पूरी इंजॉय भी करते हैं। ज़िंदगी इंजॉय ये करते हैं, मेरा आप नहीं करते। तो ऐसी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि ज़रूरी नहीं आपके दुनिया के गुनाहों का हिसाब किताब यहीं पे हो। ज़रूरी नहीं कि आपके दिलों के ऊपर मोहर ना लग गई हो। अगर किसी के दिल पे अल्लाह ने मोहर लगा दी है, उसको तो नहीं पता वो गलत कर रहा है। और जिस तरह की ज़िंदगियाँ ये जीते हैं, हाँ, तो वो इनहेरेंटली थोड़ी मटीरियलिस्टिक होती हैं। वो शायद इतनी एल्ट्रुइज़म में बिलीव ना करें, लेकिन ये भी बात सच नहीं है। जितनी एल्ट्रुइस्टिक चीज़ें नवाज शरीफ वगैरह करते हैं, इंसेन है। ऐसे ही उन्होंने शौक खानम की ज़मीन दे दी पंजाब गवर्नमेंट ने, यहाँ बनाए। उसके अलावा करोड़ों रुपया ये लोग चंदे खैरात में खर्च करते हैं। ये इसको जुर्म नहीं देखते, ये मेरा यकीन है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में बादशाह आता है। जो बादशाह होता है वो राया के पैसे का मालिक होता है। तो अगर वो राया से 2 रुपये फालतू ले ले तो पैसा तो उसी का है। और सिंध के अगर आप वडेरे देखें तो वो भी इस तरह सोचते हैं। पाक फ़ौज को देख लें तो वो भी इस तरह सोचती हैं। तो भाई आप अपने घर से तो चोरी नहीं कर सकते। ये इनका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी के अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं। मियाँ के पास जिम्मेदारी है पैसे विड्रॉ करना, खर्चा करना। बीवी उसमें से 50,000 निकाल देती है तो चोरी, लेकिन क्या उस चोरी पर ढंडोरा पीटोगे? तो ये लोग पाकिस्तान के पैसों को ऐसे देखते हैं कि भाई ये हमारे ही पैसे, हमने उदाहरण आपको दिए हुए हैं, अगर आपसे वापस ले लिए गए तो परेशान नहीं होना। और ये माइंडसेट इनका क्यों है? क्योंकि जो फ्यूडल माइंडसेट कैरी फॉरवर्ड हुआ, जिस तरह हमने सेठ इंडस्ट्रीज़ बनाई, तो ये माइंडसेट परसिस्ट करता है। अब एक बंदा स्टील की मिलें चला रहा है, उसका बाप स्टील की मिलें चलाता है। स्टील की मिल चलाने के लिए आपको जल्लाद होना पड़ता है। वर्कर की ईंट से ईंट बजाई होती है आपने, और उसके थ्रू आपने ग्रेट प्रॉफिट कमाया होता है। तो आपको लगता है जी कारोबार होता ही ऐसे, लोगों को दबा के रखो, रौब कायम रहना चाहिए। अगर आप जागीरदार हैं जरदारी की तरह, उसके बाप की तरह, या बेनज़ीर और उसके बाप की तरह, तो भाई आपने तो फिर फार्मिंग एक ही तरीके से सीखी है, मज़ारे बनाए हों, उनको दबा के रखें।
जिस वजह से आपका वो माइंडसेट ट्रांसलेट करता है। आपने इसाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, वो हैं बेसिकली अकाउंटेंट। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री को मुंशीगिरी की जगह तो है नहीं, या हिसाब किताब रखें, ये तो पॉलिसी मेकिंग की है। सारे डिसीजन कौन से आ रहे हैं? मुंशीगिरी वाले। तो जो बंदे का स्किल सेट है, आप उसको जब किसी ओहदे पर डालते हो तो वही स्किल सेट आगे शाइन करता है, वो नई चीज़ नहीं आती। एक और मिसाल देते हैं। असद उमर साहब अपने फाइनेंशियल करियर में रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए जाने जाते थे, बड़े कंपनियों को उन्होंने पट्टे बैठाए हैं। उनके पहले साल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी देखें तो वो सारा इस पर मबनी था। तो जब आप इसकी सिलेक्शन कर रहे होते हो, जब आप इन चीज़ों का तयन कर रहे होते हो, तो आप क्यों नहीं सोचते कि भाई ये बंदा इस जॉब के लिए सूटेबल है भी कि नहीं। अब एक और मिसाल लेते हैं। आपका एक जुडिशल ऑफिसर है, उसकी सारी उम्र ट्रेनिंग हुई है, उसने सरकारी घरों में रहा है, सरकारी गाड़ियों में फिरा है, उसने कभी उसका खर्चा किया ही नहीं। जब वो रिटायर होता है तो ऑफिसर उसको डाउन होता है कि यार ये सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थे, इनकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है। उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे दोबारा प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, बहुत सारे स्पीकिंग टूर्स चले जाते हैं और ओहदे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ रिकॉल हो जाते हैं दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये हमें ज़रूरत है, हाई कोर्ट के अंदर। तो जब तक आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को श्रिंक नहीं करेंगे, सरकार को श्रिंक नहीं करेंगे, लोगों को मजबूर नहीं करेंगे कि जाएं मार्केट में रिस्क कमाएं, तब तक आपका ये साम्राज्य स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट चलता रहेगा। हर बंदे की कोशिश होती है पाकिस्तान में सरकारी नौकरी लग जाए। एक तो एक्सेस टू पावर होता है, एक्सेस टू करप्शन होता है, और आप सारी उम्र के लिए तैनात हो जाते हो। आपकी जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, जो आपकी गवर्नमेंट होती है, वो मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट ऐसे ही क्रिएट करती है। छोटी सी मिसाल लें, LD एग्जिस्ट करता है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो रूडा बनाने की क्या ज़रूरत थी? आपने पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की, उतनी ही बड़ी, बंदे भर्ती किए, नौकरियां दी, पैसा कौन देगा? मैं और आप। क्यों? LD के बंदे करें। हमारी जो टीम है, आप यहाँ 5 चैनल कर दें तो हम उसके लिए 1 या 2 या 3 बंदे और हायर कर देंगे, एक अलहदा इयोन नहीं खड़ा कर देंगे 28 बंदों का। सेंस नहीं बनाता ना। तो ये डिफरेंस है। लेकिन ठीक है, सरकार का भी चल रहा है, उन वर्कर्स का भी चल रहा है, सब माया है। या बट अगेन मुझे ये चीज़ नहीं नज़र आती होते हुए कि हम इन स्ट्रक्चर्स को ब्रेक डाउन कर पाएँ जब तक आवाम की मेंटालिटी में वो शिफ्ट नहीं आता। जब तक आवाम वो डिसीजन नहीं लेती, या लोग जनरली वो डिसीजन नहीं लेते कि हमने नहीं करनी 60 लाख की शादी। अब आप कह रहे हैं कि मुझे एक चीज़ होते हुए नज़र नहीं आती। हमने जो हो रहा है या होएगा वो डिस्कस नहीं किया। हमने कहा कि स्टेप्स क्या होने चाहिए। लेट्स से अवाम मेंटालिटी शिफ्ट कर देती है। अवाम मेंटालिटी शिफ्ट कर नहीं सकती जब तक कि सरकार सर्विस ना दे। पूछें क्यों? अवाम मेंटालिटी शिफ्ट करके मौत के घाटे तो नहीं उतर सकती ना। नहीं, बट सरकार को क्या वो मॉरल अवेकनिंग एकदम से होगी? सरकार को कभी मॉरल अवेकनिंग नहीं होगी, अवाम को फोर्स करना पड़ेगा। अवाम सरकार को फोर्स भी नहीं करेगी। आप कह लें रेपुटेशन ऑफ इलेक्शन होता है, रेपुटेशन ऑफ डेमोक्रेसी होता है। कोई उसमें अवेकनिंग नहीं है, कोई आप समझे पॉइंट नहीं है जहाँ पे एक यू टर्न है। अच्छा, ओवर पैसेज ऑफ टाइम थ्रू द इलेक्टोरल प्रोसेस ये होता है। आप बेसिकली यू स्टार्ट टू फिल्टर आउट पॉलिटिशियंस कि मैंने और आपने तजर्बा किया अपने इलाके में एक्स का, नहीं कामयाब रहा, हम वाई ले आए। नहीं, मगर अब लाइक जिस तरह अभी एक सिचुएशन खड़ी है हमारे सर पे कि इलेक्शन हो गई, उसका रिजल्ट नहीं माना गया, अब इलेक्शन दोबारा नहीं हो रही, तो यहाँ पे तो फिर वो एक डेड एंड आ गया। अब या हम कहते हैं कि अवाम जो है वो बिल्कुल ही डिस्पर्स कर जाएगी, या आप उसकी कमर तोड़ दोगे, या उसका अल्टरनेटिव है कि फिर अवाम जो है वो गवर्नमेंट को उठा के साइड पे फेंके और वो दोबारा से इलेक्शन करवाए। आपके मुल्क में कंटिन्यूसटी के साथ ये तीसरा इलेक्शन था। या कंटिन्यूटी के साथ तीसरा था। हाँ। आप कह लें 8, 13, 18, 24। बहुत से लोग 18 को डिस्प्यूट करेंगे यार, 24 को भी नहीं। रिगिंग तो चारों में हुई है, पर इलेक्शन तो हुआ है। हाँ, बट प्रोसेस ऑफ उससे पहले 10 साल पहले क्या था? अमरीत थी। 10 साल पहले 2-2 साल की हुकूमतें थी। उससे 10 साल पहले ज़ियाउल हक साहब थे। तो ये एक आप कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर है।
आप मुझे बताएं विद ईच परमिटेशन क्या डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में क्लियर हुए हैं? हाँ डेफिनेटली। अगले इलेक्शन में देखें क्या होता है, उससे में देखें क्या होता है। हम तवक्को ये करते हैं जादू की छड़ी हो, क्विकर टर्न अराउंड हो। मैं नहीं समझता क्विकर टर्न अराउंड हो सकता है। सेंचुरी ऑफ जिल्लत थी चाइना की, सेंचुरी, और अब जाके वो दुनिया को आंखें दिखा रहे हैं। तो आप या मैं ख्वाहिशमंद हो सकते हैं क्विक टर्न अराउंड का, ग्रेट अवेकनिंग का, लेकिन ग्रेट अवेकनिंग होती नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम ज़िंदगी देखते हैं, जो अल्लाह ने उनको कंप्लीट रिलीजन दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का तक कितना टाइम था? लगभग 23 साल थे, ठीक है। तो उस 23 साल में बड़ा एक मुश्किल कठिन सफ़र था। उसके अंदर उनके पास अल्लाह की दी हुए मौजज़ात थे, कुरान था, और उसकी बुनियाद में उन्होंने शायद जो एक सेंचुरी का काम था वो 23 सालों में कर लिया। लेकिन अपनी ज़िंदगी में प्रेडिक्ट की हुई चीज़ें कुछ हज़रत अबू बकर के दौर में, कुछ हज़रत उमर के, कुछ हज़रत उस्मान, कुछ हज़रत अली के दौर में, ये लगभग आपके बन जाते हैं 50, 60, 70 साल। तो हमारे मुल्क को तो कुल मिला के 70 साल हुए हैं। तो इसलिए ये जो एक घबराहट है, ये भरम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आग लग जाएगी अगर मेरा बंदा ना बैठा, अगर चीफ इसी ना बना, ये नॉनसेंस है। मैं इस चीज़ से बड़ा खुश होता हूँ सोचे कि 8, 13, 18, 24 जैसे भी इलेक्शन हुए आपके मुल्क में कैंडिडेट सामने आए, रिज़ल्ट क्या निकला वो सेपरेट बात है। आपके लोगों ने लाइनें बना के जाके वोट दिया, उनमें ख्वाहिश बन गई, ये एक एक्टिविटी बन गई जो हर 4-5 साल हमने परफॉर्म करने के जाके हमने वोट करना होता है। कैंडिडेट कौन जी? साडा। अच्छा, उन्हें की क्या है इस बारी? ठीक, ये चीज़ नहीं थी हमारे वालिदैन में, तो नहीं थी। आप वालिद वालदा से पूछे कितने वोट डाले उन्होंने ज़िंदगी में, ठीक है ना। हमारे वालिद वालदा 55-50 प्लस हो चुके हैं, ऐसे ही है। कितने वोट डाले हैं? पिछली 2 इलेक्शन के लिए इस तरह लोग निकले हैं। आप हम दोनों देख लेते हैं, हमने कितने हमें 3 इलेक्शन लगे हैं, ठीक है, हमने 2 में तो वोट डाले, तो 66% हमारा रेशो आ गया। वो हमारे वालिदैन का ये नहीं बनेगा। तो आपके मुल्क में ये ख्वाहिश बढ़ रही है, राइट, और ये ख्वाहिश बढ़ना एक पॉजिटिव साइन है, बेशक। अब आपका जो ओरिजिनल सवाल था कि जी अवाम की ग्रेट अवेकनिंग, अवाम की ग्रेट अवेकनिंग नहीं होती कभी भी। अवाम शीप है, ठीक है, शेपर्ड जहाँ लेके जाता है अवाम जाने को तैयार हो जाती है, क्योंकि शीप जो होती है उसके सेट टास्क होते हैं जो उसने परफॉर्म करने होते हैं। अवाम ने सुबह उठ के नौकरी करनी है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ये सारी जिम्मेदारियाँ अवाम ने सर पे ली हुई है, अवाम ने मैशत चलानी है। तो अवाम के पास टाइम नहीं होता सोचने का ग्रेट अवेकनिंग के लिए। ग्रेट अवेकनिंग का रिस्क भी अवाम नहीं ले सकती कि वो वोक हो जाए और सरकार ना हो, तो जो 10 साल कशमकश होगी उसमें क्या होगा। रेवोल्यूशन इंस्पायरिंग लगती है, लोग पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटियों में छातियाँ पीटते हैं एक दूसरे की, लेकिन अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ लें, बोल्शेविक रेवोल्यूशन पढ़ लें, दुनिया की कोई भी रेवोल्यूशन पढ़ लें, बहुत ही खौफनाक, दर्दनाक, खूनखार सफ़र होता है। क्या हमारे एपेटाइट हैं उतने, या हम उस नहज पे पहुँचे हैं जहाँ पे हमारे ये एपेटाइट बने? नहीं, ये झूठ है। पाकिस्तान के आज वो नहज नहीं है। लेकिन आई थिंक कि अपार्ट फ्रॉम के एक वायलेंट रेवोल्यूशन की हम बात करें, वैसे अब जो सोशल फैब्रिक है वो भी इम्पोर्टेंट है, और आई थिंक जनरली लोग थकते हुए नज़र आ रहे हैं। आई थिंक बहुत से लोगों को रियलाइज़ हुआ है, एटलीस्ट हमारी जनरेशन ने बनिस्बत हमारे जो वालिदैन की जनरेशन थी वो रियलाइज़ किया कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो बेची गई थी, जो सेल की गई थी अंडर द गाइस कि ये ज़िंदगी को बेहतर करती हैं, वो नहीं करती ज़िंदगी को बेहतर, राइट। लाइक मिसाल के तौर पे आई डोंट थिंक कि इस जनरेशन के लोग उस तरीके से कॉन्फिडेंट हैं आपकी स्कूलिंग में, स्ट्रक्चर्ड स्कूलिंग के अंदर, जिस तरह हमारे अम्मी अब्बू की जनरेशन थी कि अगर हम 9 to 5 जॉब करेंगे और हमारी नौकरी होगी और हम पैसे कमाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आई थिंक कि अवाम की वैल्यूज़ अगर ओवरऑल आहिस्ता आहिस्ता चेंज हों, तो क्योंकि सरकार भी अवाम के अंदर से ही आ रही है, तो उससे भी बेहतरी आएगी। अवाम में से नहीं आती, ये भी गलत कॉन्सेप्ट आई मीन ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वो एक एलीट परसेंटेज है अवाम की। सरकार का अवाम ताल्लुक ही कोई नहीं।
क्या मतलब? जिस स्कूलों में सरकारी बच्चे पढ़ते हैं, सरकार के बच्चे पढ़ते हैं, हाँ, ये आई जहाँ वो अंडरस्टैंड, बाहर बट जाते हैं, आसमान से तो नहीं लोग उतर के ये आ रहे ना, आसमान से हैं तो। ये इतने एलियन है। इट्स लाइक ग्रीन टी और कॉफ़ी का फ़र्क। दोनों ड्रिंक्स हैं और दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट पर्पज़ हैं। तो इतना फ़र्क है। ये फ़र्क हम अप्रिशिएट नहीं करते बिकॉज वो हमारी तरह दिखते हैं, उनके भी 2 कान, 2 आंखें, नाक, मुंह है, राइट, लेकिन ये एक्चुअली एलियंस हैं। ये इंसान नहीं है। ओके, लाइक ये मेरे और आपके स्पीशीज़ की नहीं है थिंकिंग वाइज, फिजिकली है, थिंकिंग वाइज नहीं है। श्योर, बट आई थिंक जो ख़तरा है वो ये है कि अगर तेरी वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरह की हों कि दे बिकम ईजियर टू टेक एडवांटेज ऑफ। मेरी वैल्यूज़ कभी भी चेंज नहीं होंगे इस मामले में। आपने मिसाल दी एजुकेशन की टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। एजुकेशन ऑब्सलीट हो गई थी अर्ली 2000s में। एजुकेशनल डिग्री बेस ऑब्सलीट हो गई थी, वो अपने लास्ट लेग्स के ऊपर थी। हम 2025 में आके ये सोच रहे हैं 25 साल बाद, ठीक। और ये वर्ल्ड फिनोमिनन हुआ था आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट, आफ्टर द एडवेंट ऑफ एआई। अब ये बहुत चीज़ें फास्ट ट्रैक हो रही हैं, नई इंडस्ट्रीज़ खड़ी होगी। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इससे अनअफेक्टेड है आज भी। किस चीज़ से? ये जितने भी चेंजेस इन इकोनॉमी आ रही हैं, फॉर्मल एजुकेशन, मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड फॉर्मल एजुकेशन में होता ही नहीं है प्राइमरी के बाद। तो ये तो उनका प्रॉब्लम है ही नहीं। यही तो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो पूरी दुनिया है, या हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया तस्वर करके 25 करोड़ में हमें हर डेमोग्राफिक मिल जाता है, तो आपका मेजॉरिटी तो इस वक्त खेती में है। वो तो अनअफेक्टेड है बाय व्हाट यू एंड आई थिंक, बाय व्हाट पॉलिटिशियंस थिंक। तो उनका ग्रेट अवेकनिंग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेट्स से वो वोक हो जाए। हाँ, बट देख, अफेक्ट तो वो फिर भी हो रहे हैं ना, जो रिप्रकशंस हैं आपके, जो 1% की डिसीजंस हैं उनकी, उससे यानी मिसाल के तौर पे ग्लोबल पॉवर्टी पिछले कुछ अरसे में बढ़ी ही है, कम नहीं हुई। और बढ़ेगी आगे, कम नहीं होगी। ये वोक क्यों नहीं हो सकते, ये समझे। ये वोक इसलिए नहीं हो सकते बिकॉज वोक होने के लिए आपके पास वक्त होना चाहिए। श्योर, टाइम अगर मैं आपका टाइम ख़त्म कर दूं, आप क्या वोक होंगे? और फिर क्योंकि मोनोपोली ऑफ वायलेंस आपने एलीट को दे दिया है, तो आप वोक होके पटेंगे क्या? ठीक। फिर मैंने मिसाल दी कि आप माजी में देखें जहाँ रेवोल्यूशंस हुई हैं, तो उसके पीछे जो कॉजेज़ होती हैं या जो कंडीशंस होती हैं उनको देखना पड़ता है। पोस्ट मॉरल अवेकनिंग कुछ नहीं होता जब तक वो वायलेंट नहीं होती। मॉरल अवेकनिंग होती है, लिवेबल कंडीशंस वर्स होते हैं जब बिल्कुल आप फाके की स्टेज में जाते हो, तब इंसान लड़ता है। हम तो भाई बहुत दूर हैं उस स्टेज से। नहीं, ऐसा ही है। हमारा तो रेवोल्यूशन कोई चक्कर ही नहीं। और मॉरल अवेकनिंग जिस तरह आप उसको डिफ़ाइन कर रहे हो, पाकिस्तान में तब तक नहीं होगी जब तक सरकार कुछ डिलीवर नहीं करती। उसकी हम एक और मिसाल ले लेते हैं। पंजाब में मॉरल अवेकनिंग है। वो जिस तरह वोट करते हैं वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिंध है, फ्रॉम बलूचिस्तान है, यहाँ और लाहौर स्पेसिफिकली। यहाँ पे डेवलपमेंटल काम होते रहते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्विस चेंज होगी है। लेकिन जो मॉरल अवेकनिंग हो सकती है दीन के थ्रू, वो कम्प्लीटली यूनिक होती है। कैसे? दीन वो वाहिद चीज़ है जो आपको आज सैक्रिफाइस करने के लिए रजामंद कर लेता है। आप खुशी खुशी करते हो अपने कल के लिए। कोई दुनियावी पॉलिसी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो दीन वो टूल था जो बहुत क्रिटिकल था पाकिस्तान की आइडेंटिटी के लिए। हमने उसको हमेशा मिसयूज़ एंड अब्यूज़ किया। रादर देन कि हम उस पर नेशन बिल्डिंग करते, हमने उसको एज अ टूल ऑफ डिवाइसिवनेस इस्तेमाल किया। अमेरिका इन्वेड कर रहा है अफ़गानिस्तान को, सॉरी रशिया इन्वेड अफ़गानिस्तान को, हमने उसको होली वॉर बना दी। वो एक कंट्री की इन्वेजन ऑफ अनदर कंट्री थी। अमेरिका ने कहा कि हमने टेररिज्म का खात्मा करना है अफ़गानिस्तान से, हमने कहा हमने अमेरिका की मदद करनी है। हमने अपने ही नैरेटिव को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। तो अगर हम रिलीजन को एज ए नेशन बिल्डिंग टूल इस्तेमाल करते, तो फिर तो ग्रेट अवेकनिंग के रिजल्ट्स आ सकते थे। लेकिन वो क्यों नहीं किया गया? वो भी इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आपके 1% को पता है कि ये वो वाहिद टूल है इसके तहत हमें छितर पड़ सकते हैं। लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लोग नहीं सुनेंगे ये बकवास कि ये हो गया या वो हो गया या वो हो गया। आपको रिजल्ट देना पड़ेगा।
इसलिए फ़लस्तीन का इशू इतना सेंसिटिव है, सरकार परेशान है इसके ऊपर। उनको पता है कि ये वो वाहिद चीज़ है जिसके लिए लोग अपनी जान दे देंगे। हम बलूचिस्तान में तो तकसीम हो जाते हैं एथनिक बहस के ऊपर, जो हम पारा चिनार में तो तकसीम हो जाते हैं शिया सुन्नी बहस के ऊपर, एथनिक बहस के ऊपर। इंटीरियर सिंध वालों को पंजाबी शायद इंसान ना समझते हों, है ये सब गलत और कॉन्ट्रडिक्टरी स्टांस है, लेकिन है ऐसे। लेकिन फ़लस्तीन की जो एक आप समझें सैंक्टिटी है, वो इतनी इंश्राइंड है मुसलमानों के अंदर कि इस पे कोई भूल चूक नहीं होती। सरकार इसलिए परेशान है, इसलिए उलेमा काउंसिल को आगे आना पड़ा। नहीं तो यहाँ से जिस तरह के पैसे फ़लस्तीन के लिए जा रहे हैं, जिस तरह के लोग यहाँ से मुल्क एग्ज़िट करके फ़लस्तीनी लोगों की हेल्प करने जा रहे हैं, सरकार ने इसका नोटिस लिया। इसी वजह से हमारी जो ग्रेट अवेकनिंग है, जो हमारा एक मॉरल कंपस का चेंज है, जो इवेंचुअली सरकार को अकाउंटेबल होल्ड करेगा, वो दीन ही हो सकता है। ऑफ कोर्स, और तो कुछ दुनियावी कोई प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई नहीं हो पाएगा। या और आई थिंक बार बार मैं इसको मेंशन भी इसीलिए कर रहा हूँ कि जो टूल्स हैं, अब आप समझो शैतानी टूल्स हम उन्हें कह लेते हैं फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म, जो आपका फ़ोन आपके हाथ में है हर वक्त, जो कॉन्स्टेंटली आप ब्लास्ट हो रहे हो एक्सेस की इमेजेस और पैसा और ये सारी लालच के उसका, वो ज़्यादा सोफिस्टिकेट होते गए हैं। यानी कि इवन हम अगर अपना बचपना देख लें तो तब वो इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं थे, और अगर हम अपने दादा दादी के टाइम पे चले जाएं तो वो तो बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंट कंपेयर टू एज ऑफ नाउ थे। तो क्योंकि वो अटैक सोफिस्टिकेट होता जा रहा है, मुझे नहीं नज़र आता कि हम किसी दुनियावी मेट्रिक के थ्रू उसका मुकाबला कर सकते हैं। इट हैज़ टू बी एक डिवाइन रीज़न ही हो सकता है या दीनी रास्ता ही हो सकता है, और कोई चीज़ उसको टक्कर नहीं दे सकती उस तरीके से। जो ये टूल्स क्रिएट किए गए हैं डिस्ट्रैक्शन के, और ये यही हैं डिस्ट्रैक्शन के टूल्स हैं, इनको वेपनाइज करें। वेपनाइज कैसे करें? आप जब कोई भी चीज़ इंस्टाग्राम पे देखते हैं, आपको डोपामिन हिट मिलता है एसेंशली। एक बायोलॉजिकल रीज़न है कि वो अट्रैक्टिव क्यों है। वही सेम डोपामिन हिट आपको इंफॉर्मेशन सीकिंग से भी मिल सकता है, कॉन्फ्लिक्ट अंडरस्टैंडिंग से भी मिल सकता है। तो आपने अगर ग्रेट अवेकनिंग करनी है तो आपको आवाम के खुद कंजम्पशन पैटर्न थोड़ी चेंज करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे आप किसी महफिल पे जाते हैं, वहाँ पे बैठ के डिस्कस हो रहा होता है कि रजब भट्ट ने क्या किया वीडियो में, तो वहाँ पे अपना फ़ोन खोलें और उनको ऐसी वीडियो दिखा दें जो उनकी जहन साजी बेहतर कर सके। ये जिम्मेदारी आप ज़रूर ले सकते हैं और लोग ले रहे हैं। अभी एक ऑनलाइन थ्रेड, एक ऑनलाइन सॉर्ट ऑफ मैसेज कैंपेन चल रहा है इंस्टाग्राम पे कि अब आप प्रेशर डालें पार्लियामेंट पे बिल पास करने के लिए फ़लस्तीन के हवाले से। हमारे इनबॉक्स में नो एग्जैजरेशन पिछले 2 दिन में 750 या 800 डिफरेंट प्रोफाइल से वो मैसेज आया हुआ है कि आप सपोर्ट करें। अब ये लोग कौन हैं, ये बार बार क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग कहेंगे जी डिलिबरेट ऑर्गेनाइज स्कीम है। ऐसा नहीं है, उसमें ख़वातीन भी हैं, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, नॉन सब्सक्राइबर भी हैं, प्लेथोरा ऑफ लोग हैं। तो हम सबका सेंट्रलाइज व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जहाँ से एक पैगाम भेजने सब कुछ चल पड़ता है। लोग जेन्युइनली कर रहे हैं। तो लोगों ने अब ये टास्क उठा लिया है। हमारे वालदैन ने क्यों नहीं उठाया? हमारे वालदैन का एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इतना नहीं था, राइट, जितना इस वक्त एक एवरेज बंदे का है। लम्स गए थे हम एक गुफ्तगू के लिए पैलेस्टाइन के बारे में, तो वहाँ पे जो उन्होंने एथनिक बेस्ड क्वेश्चंस थे जो हमें पता था वो पूछेंगे, पारा चिनार पे क्यों नहीं बात करते, बलूचिस्तान पे क्यों नहीं बात करते, ये वो ब्ला, वो इतने थे। उससे कम से कम ये तो नज़र आता था कि ये इन इश्यूज़ के बारे में अवेयर है, जो आज से 10 साल पहले आप तवक्को ही नहीं रख सकते थे। तो स्टेप इन द राइट डायरेक्शन हो रहा है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि जी 4 इलेक्शन बैक टू बैक होना, मैं समझता हूँ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। उसी तरह आज के स्टूडेंट्स का और यंग लोगों का हाल देखे मैं समझता हूँ जी स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। ऐसे आपको आहिस्ता 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 करके चीज़ बिल्ड करनी है। मैं पाकिस्तान का 2050 का मुस्तकबिल बड़ा अच्छा देखता हूँ। ओके, अगर इलेक्शन होते रहे, अभी ये नहीं कह रहा कि वो फ्री एंड फेयर हो, इलेक्शन होते रहे, ठीक है, इंशाल्लाह। अगर आप शेख हसीना का टेन्योर भी देखें तो वो अपने फ़र्ज़ी इलेक्शंस के थ्रू कहाँ तक पहुँच गई। जब वो फ़र्ज़ी इलेक्शन उस नहज पहुँच गए कि बिल्कुल ही कोई चक्कर नहीं था, रेवोल्यूशन ऑटोमेटिकली हो जाती है।
यहाँ पे ऐसे नहीं है। हाँ, पीटीआई चाहती है यकीन दिलाना कि ऐसे है, अगर ऐसे होता तो उसका फिजिकल रिजल्ट देख लेते। वो कहते हैं जी जबर होता है, बिल्कुल होता है। 400+ स्टूडेंट मार दिए थे शेख हसीना ने विद इन डेज। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नहीं हुआ अभी तक ये। अल्हम्दुलिल्लाह कि इलेक्शन के चंद दिनों बाद 400 स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वजह से कत्ल कर दिए गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ना करे यहाँ पे ऐसा कभी हो। लेकिन फियर ऑफ वायलेंस, फियर ऑफ टुडेज कॉन्सिक्वेंस वर्सेस टुमारोज कॉन्सिक्वेंस, हम आज भी फियर ऑफ टुडेज कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा करते हैं क्योंकि टुमारोज कॉन्सिक्वेंस की हमें एक तो समझ नहीं है और दूसरा हम उसको इतना नेगेटिव देख भी नहीं रहे। और ये भी रियलिटी है, कोई मानना या ना मानना चाहे। 4 इलेक्शन साइकिल गुजर गए, मैं समझता हूँ पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में मुल्क। स्टूडेंट्स सिचुएशन के बारे में अवेयर होना शुरू हो गए, पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में मुल्क। तो लोग भी ये चीज़ समझते हैं, इसलिए वो अभी मरने को नहीं तैयार। बलूचिस्तान में ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, इसलिए वो मरने को तैयार है। वज़ीरिस्तान में ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, इसलिए वो मरने को तैयार है। ये एक डिफरेंस है। श्योर, आई डोंट नो किस हद तक लोग इस चीज़ को तस्लीम करते हैं, बिकॉज आई थिंक एक जनरल परसेप्शन अभी तो यही है कि पिछले 2-3 साल में चीज़ें ज़्यादा बुरी ही हुई हैं, बेहतर नहीं हुई। बट आई अग्री विद योर ओवरऑल आइडिया कि अगर हम लार्ज चंक ऑफ टाइम लें तो जो मैं तो उसी तरह देख रहा हूँ। हाँ, इंसानों की दोस्त है 3 साल में तो चीज़ें मुश्किल हुई हैं, अवेयरनेस है वो एटलीस्ट बेहतर हुई है लोगों की। लेकिन 3 साल में चीज़ें कितनी मुश्किल हुई हैं। वेल 3 गुना ज़्यादा महंगी हो गई हैं, एक ऑब्जेक्टिव मेट्रिक ये हो सकता है। ओके, 3 साल के अंदर जो चीज़ें 3 गुना महंगी हुई हैं उसमें क्या है? अब हम सच बोलते हैं एक दूसरे से, सरकार ने की है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया। चलो मैं सरकार हटा, इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया। हाँ, दैट्स इनडायरेक्टली हम कहते हैं कि मुल्क में मेरा इन्होंने नहीं ख्याल इंस्टेबिलिटी इतनी क्रिएट इंडिया में की। महंगाई क्यों ज़्यादा होगी उतनी जितनी पाकिस्तान में हुई है। आज पाकिस्तान का तेल इंडिया में तेल बिकता तो सस्ता है, ये क्यों है? ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि ग्लोबल एक उसका एस्पेक्ट होता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना होगा कि अगर थोड़ा वो कॉन्फिडेंस होता है इन्वेस्टर का गवर्नमेंट के अंदर, तो डेफिनेटली वो हालात ना होते जो आज पाकिस्तान के। अमेरिका की गवर्नमेंट मिडिल में स्प्लिट है, इलेक्शन के मुताबिक तो ऐसे ही था ना। हाँ, ठीक है, लोगों का ट्रम्प में कोई नहीं है कॉन्फिडेंस, ना पहले टर्म में था ना अभी है। मईशत जो है उसके लिए कॉन्फिडेंस एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, लेकिन मईशी पॉलिसी होना भी ज़रूरी है। हाँ, एग्जैक्टली। वो ना पिछली हुकूमत की थी, ना उससे पिछली हुकूमत की थी, ना उससे पिछली हुकूमत की थी। और आपको मैंडेट भी चाहिए वो पॉलिसी कोई उसको शक्ल देने के लिए। सवाल भी पैदा नहीं होता, ना 8 में किसी का मैंडेट था, ना 13 में था, ना 18 में, ना 24 में। अगर आगे पॉलिसी है कर्जा लो और फर्जी स्कीमें निकालो, ये पॉलिसी नहीं है। ये तो एक आप समझेंगे कि जब बिजनेस आउट ऑफ सेल होता है तो उसका एक लास्ट डिच एफर्ट होता है। 3 साल में 4 साल में जो एक एस्ट्रोनॉमिकल महंगाई हुई है दुनिया में, वो कोरोना के मिसमैनेजमेंट ऑफ अमेरिका की वजह से हुई है। उसके दौरान जो उन्होंने नोट प्रिंटिंग एक इंसेन लेवल पे की, दुनिया की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा अपवर्ड मोबिलिटी ऑफ कैपिटल हुआ है पोस्ट कोरोना। जितना पैसा सरकार ने बांटा सब अमीर इकट्ठा करके बैठ गया, फिर ले गया आपसे। उसके डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स पूरी दुनिया में फील है। हाँ, जो फेलियर एक्चुअली है, जो मैं समझता हूँ हमारा फेलियर है सन 2008 से, जब हम देख रहे हैं कि वॉर ऑन टेरर वाइंड डाउन कर रही है, अमेरिका को सक्सेस नहीं आ रहे। हमने रशिया और चाइना से अलायंस नहीं बनाई, ना ज़दाई साहब ने बनाई, ना नवाज शरीफ साहब ने बनाई, ना खान साहब ने बना पाए, ना ये गवर्नमेंट बना पा रही है। ये बहुत ज़रूरी था। और इंडिया की सर्वाइवल इसी चीज़ पे बेस्ड है कि उनके चाइना से इंडिया से चाइना कह रहा हूँ, रशिया से इंडिपेंडेंट मरासिम में अल्लाह की ख़ास मेहरबानी थी कि रशिया जो गुस्सा हमारा उनका था वो भूल चुका था। हम जॉइंट एक्सरसाइजेज भी कर रहे थे, हर चीज़ चल रही थी। तो हमारे पास खान साहब के दौर में सुनहरी मौका था, जिसमें हमें बताया लोग कहेंगे जी खान साहब तो गए थे। एक ज़माने में लोग बहस करते थे खान साहब बाजवा साहब पे कहने पे गए थे, बाजवा साहब को नहीं पता था वो जा रहे हैं।
अब के लोग कहते हैं खान साहब कितने विजनरी थे, तो रियलिटी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक दाम मारा कि हम बंदा रशिया बेचते हैं, हो सकता है अमेरिका को पैसे दे दे। हाँ, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस अमेरिका ही होती है। हम अभी भी सौदा नहीं करते, हम भीख मांगते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, हम कटहरा लेके पहुंच जाते हैं कि साहब कुछ पैसे डाल दो। आज भी 2025 में अगर हमारी सरकार ने इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो आपको चाइना और रशिया को एम्ब्रेस करना पड़ेगा, दोनों को, कि एक को नहीं। या और आपको इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन की तरफ अच्छा, जाना पड़ेगा। एंड ये उसी चीज़ पे वापस आ जाते हैं जो शुरू में कह रहा था कि एक 1% ही है जो अपने ज़ाती मफाद को प्रेफर कर रही होती है। हालांकि आई डोंट नो तेरा इस पे क्या ओपिनियन है। आई थिंक रशिया चाइना से हाथ मिला के भी ये उतने ही एलीट रह सकते हैं और इनका उतना ही ज़ाती मफाद उसमें रशिया भी है। चाइना से हाथ ना मिलाने का कोई ताल्लुक ही नहीं इमेंसिमेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल की। हम गुलाम ही हैं। सॉरी, ये वो पोर्शन है जहाँ पे हम डिस्कस करें अमीर लोग क्या करें। या मेरा गुलाम ही रहेंगे, चाहे अमेरिका पैसे दे, चाहे रशिया दे, चाइना दे, वो 100% कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका इस बात पे नाराज़ होगा, वो हीट इस्टेब्लिशमेंट को बेयर करनी होती है। हाँ, वैसे मिसाल कोई ना तौर कोई पे- इनके पास वो ब्लैकमेल टाइप चीज़ें भी होती होंगी इनके ऊपर। हो सकता है, मतलब मियाँ मंशा की ख्वाहिश होती है कि चाइना के साथ ट्रेड खोला जाए, बात करते हैं। हाँ, लेकिन उसकी हीट आसिम मुनीर साहब ने बर्दाश्त करनी है। राइट। तो हमारे मुल्क में आसिम मुनीर साहब को प्रेफर किया जाएगा इन ऑल मैटर्स, मईशत के फैसलों में भी। उसके साथ को नुकसान भी हो सकता है क्योंकि जाहिर है वो एक आर्मी चीफ है, या उनकी सारी ट्रेनिंग फ़ौज चलाने में और वहीं पे लगनी चाहिए। मियाँ मंशा की कारोबारी बैकग्राउंड है, उसकी सारी ट्रेनिंग, सारा इंस्टिंक्ट कारोबार के लिए। तो हम एक्सपर्ट को डिसीजन लेने नहीं दे रहे। तो ये हीट नहीं बर्दाश्त करते। फिर जो आपने बात की कि ये लोग 1% ही रहेंगे, इनके पास पैसा इतना है कि थोड़ी सी कंप्लेसेंसी आती है। जहांगीर तरीन टाइप बंदे यूनिक हैं, मैं समझता हूँ, कि जिनके पास पैसा, अमीर बीवी, उसके ख़ानदान का पैसा होने के बावजूद एग्रीकल्चर के अंदर नया से नया तरीका ढूंढते रहते हैं। हाँ, उन्होंने गलत काम किए हैं, कोई शक नहीं, शुगर कार्टेल के वो करते धरते हैं। मैं तो समझता हूँ ही शुड बी बिहाइंड बार्स। लेकिन उनकी जो एक्सप्लोरेशन और न्यू वेंचर्स का तरीक़ेकार है वो और लोगों का नहीं है उस तरह। तो ये चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए उनके बारे में। तो हमारे मुल्क में जब तक आप राइट पर्सन को डिसीजन नहीं लेने देंगे, रिज़ल्ट नहीं आ सकता। तो चाइना और रशिया के मेरिट्स एग्जिस्ट करते हैं जो हमारी 1% एलीट को फेवर करेंगे। वो शायद करना भी चाह रहे हैं, जो लेकिन जो हीट अमेरिका की तरफ से आती है वो बर्दाश्त करने के लिए नहीं रेडी। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, अमेरिका की हीट अब ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि आपके मिनरल्स जो हैं वो फॉर सेल हैं। अमेरिका का पूरा वफ्त आके यहाँ पे हर बंदे को मिल रहा है। पीटीआई को भी मिलना चाहते हैं। क्यों? वही पूछना चाहते हैं कि जनाब अगर हम ये सौदा करेंगे तो कल को आप लुच तो नहीं फ्राई करेंगे, आप लुच तो नहीं फ्राई करेंगे, आप लुच तो नहीं फ्राई करेंगे। यार जब वो अल्लाह सारे करे यार कहेंगे के अकल नहीं, आ जाए इन्हें। जब वो सारे कहेंगे नहीं हम नहीं फ्राई करेंगे, तो फिर वो सौदा करेंगे हम अभी भी पेनीज ऑन द डॉलर। हाँ, ठीक है, वो एफडीआई हमारे लिए शायद इतनी ज़रूरी है इस वक्त कि जनाब जैसे जो पैसा था पकड़ लो। लेकिन वो भी सारे फ्री कैन की रजामंदी के बगैर नहीं करेंगे। इससे आपको ये भी समझ आना चाहिए कि जो नैरेटिव है कि अमेरिका इसके साथ है, ये झूठ है। अमेरिका उसके साथ है जो अमेरिका का इंटरेस्ट बेस्ट सर्व कर सकता है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट बेस्ट सर्व कर सकता है। ट्रूली डेमोक्रेटिक किसी को कहना बहुत रेयर है पाकिस्तान में। ऐसे ही है। मैं समझता हूँ आखिरी बंदा जिसको मैं ट्रूली डेमोक्रेटिक कह सकता हूँ बड़े पैमाने पे, कायदे आज़म है। नहीं, कायदे आज़म के बाद वो शायद बाचा खान है, जो वाकई समझता था कि ये चीज़ है डेमोक्रेसी। बाकी तो मैं नहीं किसी को ट्रूली डेमोक्रेटिक कह सकता। और शायद मैं कहूँगा कि असल में पंजाब बहुत अफेक्ट हुआ ज़ियाउल हक से। भुट्टो की नाइंसाफ़ियाँ, नेशनलाइजेशन की, एग्री रिफॉर्म्स की जो पंजाब में स्पेसिफिकली हुई, उसकी रिटेलिएशन में पंजाब का जितना सरमाएदार था उन्होंने ज़िया की क्रिएटेड नवाज शरीफ पार्टी को खुला सपोर्ट दिया। तो वो उस गुनाह में सब शामिल हो गए। ठीक है, तो ट्रूली डेमोक्रेटिक होना पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस के लिए इस वक्त मुश्किल है। बहुत मुश्किल है।
वो ज़ाती मफाद देख रहे हैं। हालांकि आई थिंक कि जो ये टैरिफ वॉर है ये उस तरह नहीं जा रही जिस तरह ट्रंप को लगा था कि जो रिस्पांस आएगा। काफ़ी डेस्परेट एक्ट है अमेरिका की तरफ से। तो अल्लाह करे कि अक्ल आ जाए यार इन लोगों को और ये देखें कि वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह शिफ्ट कर रहा है, तो एक बहुत अच्छा चांस है अभी भी कि हम इस खित्ते में आ जाएं। आई थिंक उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी होगी। बस दुआ ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। या तो तूने यार बताया नहीं कि तू सुपर पिरामिड लवर्स वाला वो लेना चाहता है। तो हमारा NFT आ रहा है, आपने ज़रूर बाय करना है। उस NFT का फ़ायदा क्या होगा जो उसको यूनिक बनाता है, वो आपको सलमान के साथ डायरेक्ट एक्सेस देता है। जो बंदा वो NFT ख़रीदेगा 1 to 1 सलमान के साथ वो कॉन्वर्सेशन कर सकता है, सलमान की इनर थॉट्स जान सकता है। अब अगर ये कॉइन नहीं चला तो इसका मतलब है कि आप लोग सलमान से मोहब्बत नहीं करते, जो कोई नई बात नहीं है। मैं भी नहीं करता, हैदर भी नहीं करता, शायद सलमान के वालिदैन भी नहीं करते।